हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या एक लोक सेवक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा देकर के तुरंत राज्य की अनुशासनात्मक परिधि से बाहर जा सकता है? क्या नैतिक असहमति सेवा नियमों से ऊपर हो सकती है? आज यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और एक जीएसटी कमिश्नर ने भी इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे के बाद यह प्रश्न एक प्रकार से केंद्र में आ गया है, जहां पर सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। यह घटनाक्रम चौंकाने वाला है क्योंकि अधिकारी ने इस्तीफा दिया, सरकार ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, उसके बदले सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। पहली दृष्टि में यह देखकर ऐसे लगता है कि सरकार बदला लेने का प्रयास कर रही है, प्रतिशोध जैसी कार्रवाई कर रही है, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की गहराइयों में अगर हम उतरते हैं तो इसके पीछे अनुशासन, तटस्थता और राज्य की संप्रभुता के ठोस तर्क छिपे हुए हैं। आज हम समझेंगे कि रेजिग्नेशन और सस्पेंशन के बीच उस महीन रेखा में क्या है जिसे पार करते ही एक अधिकारी असहमति रखने वाला नहीं बल्कि अनुशासनहीन माना जा सकता है। शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। हुआ क्या, सबसे पहले 26 जनवरी का दिन भारत गणतंत्र मना रहा था, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। पीसीएस अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उन्होंने क्या किया, अलंकार अग्निहोत्री जी ने अपने पद से त्यागपत्र ही केवल नहीं दिया बल्कि एक वैचारिक वक्तव्य भी जारी किया, एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जैसा वैचारिक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने अपनी त्याग पत्र के 3 प्रमुख कारण बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यूजीसी ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उससे सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के हित प्रभावित होते हैं और इससे वे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और इस पर विरोध दर्ज कराते हैं। दूसरा जो उन्होंने रीजन बताया वो धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मामला था, जिससे एक प्रकार से सामुदायिक प्रतिक्रिया बढ़ी। वास्तव में प्रयागराज में शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद, उनसे जुड़े प्रकरण पर उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा जताई और सांस्कृतिक अपमान के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तीसरा उन्होंने जो कारण बताया वह एक प्रकार से नैतिक संघर्ष का था, जिसमें उन्होंने सेवा में रहते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मेरे व्यक्तिगत मूल्य यानी कि वैल्यूज और शासन व्यवस्था के बीच में टकराव मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। तो ये 3 बड़े कारण उन्होंने बताए, एक यूजीसी के नॉर्म का, एक शंकराचार्य विवाद को लेकर के और व्यक्तिगत मूल्यों को लेकर के। महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु इसमें क्या है? महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु यह है कि जब कोई अधिकारी सार्वजनिक रूप से सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए इस्तीफा देता है तो वह सामान्यतः CCS कंडक्ट रूल्स 1964 और राज्य के नियमों में जो रूल नंबर 9 है सेवा प्रशासनिक सेवा नियमावली का, उसके दायरे में आ जाता है, जो कि सरकार की सार्वजनिक आलोचना पर रोक लगाता है। यही हुआ है अलंकार अग्निहोत्री के केस में। अब यहां पर मुद्दे को समझिएगा। इस मुद्दे में जो इस्तीफा दिया गया है वह आप उस इस्तीफे के भी जिस्ट को समझिएगा। सामान्य धारणा यह है कि इस्तीफा एक तरफा अधिकार है, आपका जब मन करे आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन कानून इससे सहमत नहीं है। विधिक रूप से इस्तीफा एक ऑफर टू टर्मिनेट सर्विस है, यानी कि आपकी तत्काल सेवा समाप्ति नहीं हो रही है, आप केवल अपनी सर्विसेज को टर्मिनेट करने का ऑफर दे रहे हैं। अब यहां पर 3 महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी होंगी। सबसे पहली चीज जो आप समझ रहे हैं कि यह केवल एक प्रस्ताव है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इफेक्टिवनेस का सिद्धांत लागू होता है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा था कि सरकारी कर्मचारी तब तक पदमुक्त नहीं होता जब तक सक्षम प्राधिकारी उसके इस्तीफे को स्वीकार कर उसे विधिवत रूप से
कार्य मुक्त न कर दे। तो यहां पर पहला जो नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी स्थापित है उसका उल्लंघन हुआ। दूसरा, इस्तीफा कब अस्वीकार किया जा सकता है यह भी समझिएगा। सरकार के पास इस्तीफा रोकने के वैध आधार होते हैं। पहला, अगर किसी के खिलाफ जांच लंबित है यानी कि इंक्वायरी पेंडिंग है। दूसरा, अगर उसमें सार्वजनिक हित निहित है। और तीसरा, कुछ संविदात्मक दायित्व है, ट्रेनिंग ऑब्लिगेशंस हैं, तो आपके इस्तीफे को रोका जा सकता है। और चौथी बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण भी है वो है लोकस पेरेंटालिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो कहता है कि एक अधिकारी और सरकार दोनों को पुनर्विचार का अवसर मिलना चाहिए। जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तब तक अधिकारी उसे वापस भी ले सकता है और सरकार उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार ने इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय निलंबन का मार्ग चुना क्यों? तो समझिएगा, सबसे पहली चीज डिसिप्लिनरी कंट्रोल का है। निलंबन नौकरी से निष्कासन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बल्कि जांच के दौरान केवल और केवल अधिकारी को पद से अलग रखने की प्रक्रिया है। दूसरा, नियमों का भी आधार है। नियम क्या है? यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल्स है 1999 का, जिसमें रूल नंबर 3 यह कहता है कि यदि अधिकारी का आचरण सेवा की गरिमा के प्रतिकूल हो तो सरकार उसे निलंबित करके चार्जशीट जारी कर सकती है। और तीसरा, जब निलंबन हुआ है तो निलंबन के निहितार्थ भी समझिएगा कि यदि सरकार इस्तीफा स्वीकार कर लेती तो अधिकारी सभी सेवानिवृत्त लाभों के साथ होता, उसे सारे सेवानिवृत्त के लाभ में मिलते और वह मुक्त हो जाता। निलंबन यह सुनिश्चित करता है कि कथित कदाचार की जांच हो सके और साथ ही साथ दोष सिद्धि अगर होती है तो दंड भी दिया जा सके। तो इसीलिए निलंबन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब यहां पर एक मैं आपको पुराना केस भी याद दिलाता हूं, शाह फैजल। आपको शायद याद हो, जो बच्चे सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, 2019 का मामला था। शाह फैजल यूपीएससी क्लियर करते हैं कश्मीर से, और कश्मीर में हिंसा के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका बड़ा एम्बिशन था राजनीति में प्रवेश करने का, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और फ्लॉप रहे पूरी तरीके से। सरकार ने लंबे समय तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। सेवा से औपचारिक मुक्ति न मिलने के कारण कंडक्ट रूल उन पर लागू रहे और अंततः उन्हें इस्तीफा वापस लेना पड़ा और वे सेवा में लौट आए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मामला पहले हो चुका है। अलंकार अग्निहोत्री के मामले में क्या है कि ये अधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, सोशल मीडिया पर इन्होंने विवादित बयान दिया है और इस्तीफे के बाद इनका निलंबन हो गया है। लेकिन जब तक इनके इस्तीफे की स्वीकृति नहीं होती तब तक ये सरकार के नियमों से बंधे हुए हैं। इस मामले में सरकार ने इस्तीफे को अनुशासनहीन सार्वजनिक आचरण मानते हुए दंडात्मक कार्यवाही को प्राथमिकता दी है। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं, आप लोक सेवक बन गए हैं, तो क्या आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी, जो कि मौलिक अधिकार आपको देता है? आर्टिकल 19 आपको देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक संतुलन बनाया जाता है आर्टिकल 19, आर्टिकल 310 और 311 के बीच में। यहां पर आर्टिकल 19 में भी अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। वे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लागू होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में राजनेता विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सिविल सर्वेंट जो नौकरशाह होते हैं वो न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी यानी कि तटस्थता और अनामता के सिद्धांत पर चलते हैं। यदि हर अधिकारी वैचारिक असहमति को राजनीतिक मंच बनाने लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन पर जनता का भरोसा भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप तकनीकी और संवैधानिक तौर पर भी समझिए कि यह काम करना प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उचित नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं तो अलंकार अग्निहोत्री का यह मामला हमें एक कड़ा सबक देता है। इस्तीफा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता है। व्यवस्था से बाहर निकलने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और यदि निकलते समय आप व्यवस्था पर सार्वजनिक प्रहार करना शुरू करते हैं तो व्यवस्था अपने डिसिप्लिनरी पावर्स का इस्तेमाल अवश्य करेगी। अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस्तीफा एक प्रस्ताव है, कोई आदेश नहीं है, और जब तक यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता
तब तक नियम पुस्तिका की परिधि में ही आप रहेंगे, आप इसे तोड़ नहीं सकते। सेवा नियमों की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और अब आप तो सिविल सर्वेंट सर्विसेज के रूल से भी थोड़े थोड़े तो प्रैक्टिकली समझ भी रहे हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। तो जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है। प्रतिज्ञा बैच जनवरी मॉर्निंग बैच है, और यह बैच, इसकी खास बात क्या है, यह P2I बैच है, यानी कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हर एक सेगमेंट की पूरी विद रिवीजन और विद एक्सपर्ट गाइडेंस कराई जाएगी। आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लास, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और ढेर सारी स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ये सब तो आपको हमेशा मिलता है। अभी क्या खास है? अभी खास ये है हमारा रिपब्लिक डे सेल, जो सेल आपको 31 जनवरी तक मिल रहा है। और इस सेल की खास बात क्या है? इस सेल की सबसे खास बात है कि इसमें आपको 77% का डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जब आप इस कोर्स को लेते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से आपको एक डबल वैलिडिटी भी दी जाती है 31 जनवरी से पहले ज्वाइन करने पर। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आप जब हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तो आपको यह डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, पीके लाइव, ये मेरा फैकल्टी कोड है। इस कोड को लगाते ही आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए, 31 जनवरी तक वेट भी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कोर्सेज में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।